डायनामिक साइंस। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विभिन्न कोशिकाएं, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका होती क्या है। ये हमारी सेल है। इसमें बीच में ये केंद्रक है। ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, एक सेल की पूरे में फैली हुई होती है, कुछ इस तरह। पूरे में जाली जैसी संरचना बनाए हुए फैली हुई रहती है। ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये पूरे कोशिका द्रव्य में फैली हुई होती है, यानी कि ये बहुत लंबी होती है। इस पर बहुत सारे काम भी होते हैं, यानी कि जो हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका ये बहुत सारे काम भी करती है। सबसे पहले हम देख सकते हैं चित्र के द्वारा ही कि ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये अंतः कंकाल बनाती है। ये कोशिका का अंतः कंकाल का निर्माण करती है। यानी कि इंटरनल स्केलेटन। फिर हम देखते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कुछ इस तरह जो ब्लैक डॉट बना रही हूँ, ये राइबोसोम चिपकी हुई रहती हैं। ये क्या? राइबोसोम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि कुछ इस तरह एक सतह पर जो राइबोसोम में चिपकी हुई रहते हैं और एक सतह पर नहीं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो प्रकार की होती है। एक ये जिस पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, इसको कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में RER लिखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक जो ये दूसरी ये जिस पर राइबोसोम चिपके हुए नहीं रहते हैं, इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER। तो हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो प्रकार की होती है, पहली RER, दूसरी SER। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि जो RER है, ये जो RER है, इसकी सतह खुरदीली होती है। किस कारण? इस पर जो राइबोसोम है, इसके कण चिपके हुए रहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि RER की सतह खुरदुरी होती है।
पर जो राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, इसकी वजह से यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो आगे हम लिख सकते हैं कि जो हमारी RER है, ये जो RER है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और जो SER है, इस पर राइबोसोम्स के कण नहीं होते, यानी कि जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सतह चिकनी होती है और ये जो SER है ये वसा का संश्लेषण करती है। तो आगे हम लिखेंगे कि जो SER है इसकी सतह चिकनी होती है। इसकी सतह चिकनी होने के कारण ही इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। और इसमें हम देखें, ये चिकनी होने के कारण यह वसा का संश्लेषण करती है। यह वसा का संश्लेषण करती है, यानी कि लिपिड सिंथेसिस। फिर हम देखें कि जो हमारी RER यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसकी खोज किसने की? तो जो ER है इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह पढ़ा कि ये दो प्रकार की होती है, RER और SER। जो RER होती है वो खुरदरी सतह होती है उसकी, और वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और फिर दूसरी हमने देखी SER। जो SER होती है उसकी सतह चिकनी यानी कि स्मूथ होती है, जो लिपिड जो वसा का संश्लेषण करती है। अब हम बात करते हैं गोल्गी बॉडीज की, यानी कि गोल्जी काय की। तो लिखेंगे गोल्गी बॉडीज, यानी कि गोल्जी काय। ये जो गोल्जी काय है इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी नामक एक साइंटिस्ट ने की। इनका जो नाम है कैमिलियो गोल्जी, इसी के बेस पर इन्होंने इसका नाम रखा गोल्जी काय। तो ये वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने खोज की? कैमिलियो गोल्जी। फिर हम गोल्जी काय देखते हैं दिखती कैसी है। ये सेल है, इसमें बीच में ये केंद्रक है। ये केंद्रक के बीच में कुछ इस तरह की संरचना, ये जो कोशिका है इसकी कोशिका द्रव में कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है। जिन्हें क्या कहते हैं? गोल्जी काय। ये जो भाग है, ये वाला जिसको रेड कलर से कर रही हूं मैं, ये पुट्टिकाएं कहलाता है।
यानी कि वेसिकल्स। और इसमें ये जो गोल्गी बॉडी में ये जो चपटा भाग है इसको सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो पुट्टिका यानी कि जो वेसिकल्स हैं इनमें एंजाइम पाए जाते हैं, तो यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं एंजाइम। यानी कि ये जो पुट्टिकाएं होती हैं इनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जो हमारी जो गोल्गी बॉडी होती है ये शुक्राणु के एक्रोसोम और लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि गोल्गी बॉडी गोल्गी काय शुक्राणु के एक्रोसोम और ये लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। ये जो गोल्गी बॉडीज होती हैं ये एनिमल सेल में सुविकसित होती हैं और जो प्लांट सेल है उसमें छोटी छोटी अल्प विकसित होती हैं। तो यहाँ लिख सकती हैं कि जंतु कोशिका में गोल्गी बॉडी सुविकसित यानी कि बड़ी सुविकसित पाई जाती हैं। और प्लांट सेल में यह छोटी छोटी यानी कि अल्प विकसित पाई जाती हैं। तो आगे लिख सकते हैं कि पादप कोशिका में ये छोटी छोटी कण के रूप में पाई जाती हैं। ये जो छोटे छोटे कण के रूप में पाई जाती हैं इन कणों को डिक्टियोसोम कहते हैं। इन कणों को ये जो छोटे छोटे कण हैं इन कणों को डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम कहते हैं। तो हमने गोल्गी बॉडीज में देखा कि ये गोल्गी बॉडी की खोज एमिलियो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक ने की। और ये जो गोल्गी बॉडी है जो स्पर्म होता है उसमें जो ऊपर एक्रोसोम होता है गोल्गी बॉडी उनका निर्माण करती हैं और लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। ये जो गोल्गी बॉडी है जंतु कोशिका में सुविकसित और पादप कोशिका में अल्पविकसित छोटे छोटे कणों के रूप में पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं डिक्टियोसोम। आज हमने इस लेक्चर में देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा था कि उसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी और गोल्गी बॉडी में हमने देखा कि इनकी खोज एमिलियो गोल्जी ने की। वो ईआर दो तरह की थी, आरईआर और एसईआर। जो आरईआर थी वो उस पर उनकी जो सतह थी वो खुरदरी होती है और इस पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। जो एसईआर थी वो चिकनी होती है, उनमें वसा का संश्लेषण होता है।
फिर हमने गोल्गी बॉडी में देखा, जो गोल्गी बॉडी है ये जंतु कोशिका में सुविकसित पाई जाती हैं और पादप कोशिका में अल्पविकसित छोटे छोटे कणों के रूप में पाई जाती हैं, जिन्हें डिप्टियोसोम कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।